नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बाजी पलटने जा रही है? और क्या मुस्लिम, दलित और कुछ हद तक पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो वोटर का बड़ा चंक है, हिस्सा है, क्या ये निर्णायक स्थिति में है? सरप्राइज देने जा रहा है, चौंकाने जा रहा है उत्तर प्रदेश को? और क्या इस बात का एहसास मोदी और शाह को है? और मोदी की जो चाणक्य हैं शाह, भरपाई करने के लिए, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए चाणक्य के पास अब दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि 1 जून को खेल खत्म होने जा रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार मुस्लिम, दलित और जो मैंने कहा कुछ हद तक पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके बीच में एक केमिस्ट्री बनती देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। और ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो गुजरात लॉबी की हर अरिथमेटिक को फेल कर सकती है। जी, हर अरिथमेटिक को, हर गणित को फेल कर सकती है ये केमिस्ट्री। और इसीलिए दूसरे चरण से, सेकंड फेज से, वोटिंग के सेकंड फेज से आप कह सकते हैं कि मुस्लिम इलाकों पे कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाकों में सख्ती की गई, सख्ती की जा रही। और आरोप ऐसे भी हैं, आरोप लगे हैं कि फेज में संभल में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का संभल जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर लाठी चली, बूथ के अंदर तक लाठी चली है मुस्लिम्स पर। ये मुसलमानों का वहाँ पर आरोप है कि उन्हें मारा पीटा गया, डराया गया, लाठी भी चलाई गई। हालांकि पुलिस इससे इनकार करती है। और आरोप ये भी है कि ये जो छठा चरण है, 6th फेज, सेकंड लास्ट राउंड, इसमें जो मुस्लिम इलाके, चाहे वो डुमरियागंज हो, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो बस्ती हो, आप जो पूरा इलाका देखें जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 15%, 16%, 30%, 29% है, वहाँ भी गश्त बढ़ाया गया, सख्ती हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस इसे लॉ एंड ऑर्डर की एक्सरसाइज बता रही है, लेकिन मुस्लिम्स का कहना है कि डराने के लिए किया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए बंदूक के साए में गश्त हो रहा है, चाहे वो कोई रैली हो या फिर मुस्लिम इलाके हों। इस तरह के आरोप हैं। अब दोस्तों, इससे पहले 5वें फेज में भी, 5वें चरण में भी उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा गया है कि वोटिंग वाले दिन, मतदान वाले दिन, बूथ से कुछ दूरी पर या फिर आप कह सकते हैं मुस्लिम इलाकों में लाठी चलाई गई है, सख्ती की गई है, इस तरह के आरोप लगाए गए, वीडियोस भी आए। हालांकि पुलिस ने इनकार किया है। नाम भैया? हमारा नाम सैयद मोहम्मद तफी। क्या घटना घटी अभी? अभी हम लोग खड़े थे वहाँ के, यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग आए 2-3 गाड़ियों से आगे, यहाँ लोग खड़े थे, यहाँ पर्ची बनवा रहे थे और जानबूझ के उनको ऐसा लगा कि मारने लगे, पीटने लगे और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या मंशा है पुलिस वालों की? और मंशा क्या हो सकती है सिवाय वोटिंग प्रभावित करने के अलावा और क्या हो सकता है? क्या घटना घटी आज आपके साथ? हम वोट दे करके आए तो गन्ने की जूस की दुकान लगी थी, हमने कहा लाओ ठंडा पी लें। उसके बाद जो एक 3-4 पुलिस वाले हैं, जिसमें एक दरोगा या कोतवाल जो भी रहा हो, उसने जो है पूछा क्यों खड़े हो? हमने कहा जूस पीने के लिए खड़े हैं। जबकि जूस वाला अकेला, हम अकेले, वहाँ के ऊपर कोई और नहीं था। तो उसने जो है एक डंडा हमें मारा। उसके बाद आगे हम थोड़ा बढ़े, फिर एक डंडा, फिर एक डंडा, 3-4 डंडा उसने मारा। अब उत्तर प्रदेश में अर्ध सैनिक बल, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस, आप कह सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, और इस तरह की जो केंद्रीय अर्ध सैनिक बल हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आते हैं। हालांकि इस वक्त चुनाव आयोग के डिस्पोजल पे अर्ध सैनिक बल भी सख्ती कर रहा है, इस तरह के आरोप हैं मुस्लिम इलाकों से। लोकल पुलिस, यूपी पुलिस जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन है, वो भी सख्ती कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या लाठी के डर के बावजूद, इस डर के बावजूद मुसलमान पोलिंग बूथ तक वोट देने जा रहे हैं? और दलित भी पीछे नहीं है, अति पिछड़ा भी पीछे नहीं। और क्या ये सब मिलकर गेम चेंज करने जा रहे हैं? आज 2 खास मेहमान होंगे। BBC के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे कुर्बान अली साहब होंगे, उत्तर प्रदेश को समझते हैं। और जहाँ तक दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा, जो डिसाइडिंग फैक्टर है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जिससे कहीं ना कहीं खौफजदा है गुजरात लॉबी, उसके जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर रविकांत, सामाजिक समीकरण के 2 लोग होंगे। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश को समझना है आपको, जो डिसाइड करेगा
24 का ताज कौन पहनेगा। अगर उसको समझना है भीतर तक, तो आज की ये जो बातचीत है गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज़ सुनिएगा, तस्वीर साफ होगी। मैं सीधे पहला सवाल मैं रविकांत जी से करूंगा। रविकांत जी, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं जिस तरह की, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एकदम 100% सच है, लेकिन शिकायतें हैं इस तरह की, और मुझे लगता है चुनाव में अगर शिकायतें हों तो उस पर बात करनी चाहिए। शिकायतें ये आ रही हैं कि जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं वहां पर पुलिस सख्ती बरत रही है। अब पुलिस से जब पूछते हैं हम तो कहते हैं साहब ये अमन चैन है, अमन चैन करने के लिए कोई गश्त करना जो है वो कोई गलत नहीं है। लेकिन कई ऐसी चीजें मैंने अमेठी में भी देखी, मैंने वीडियो भी लिया था और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया कि बाकायदा लाठी चार्ज हुई है, खासकर मुस्लिम समुदाय पे, और संभल में भी हमने देखा कि बूथ पर लाठी चार्ज हुई थी, बदायूं में भी हमने देखा। तो ये जो सख्ती बरती जा रही है, ये एक आप कह सकते हैं ये एक हिडन एजेंडा टाइप का है या एक वाकई अमन चैन के लिए हो रहा है? देखिए दीपक जी, हम सब लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि इससे ज्यादा शांति प्रिय चुनाव शायद पिछले 4-5 चुनावों में नहीं देखा गया। बेहद खामोशी से लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, लाइन में लग करके जा रहे हैं, और ये चुनाव आयोग की जरूरत है, उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि जो लाठी चार्ज हो रहा है शांति स्थापित करने के लिए, ये लाठी चार्ज नहीं है दीपक जी, ये जो 10 साल में हिंदू बनाए गए हैं उनको चार्ज करने के लिए है, क्योंकि वो जा नहीं रहे पोलिंग बूथ पर। वो मोदी को वोट अब नहीं करने के लिए तैयार है, तो उनको चार्ज करिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो पैटर्न है, संभल में भी देखा होगा, उसके पहले भी देखा होगा आपने, जहां से आजम खां आते, रामपुर में देखा होगा, कई जगहों देखा, लाठी चार्ज 11-12 बजे होता है। और जो सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कहां कैमरे ले जाता है, जहां मुस्लिम महिलाएं खड़ी होती हैं। तो दरअसल उन लोगों में जिनके भीतर इस्लामोफोबिया है, उनको ये कहीं ना कहीं पिंच किया जाता है कि साहब देखिए वो कितने लाइन में लगे हैं, आप भी जाकर के वोट डालिए। लेकिन वो महंगाई और बेरोजगारी से इतना त्रस्त आ चुका है, वो है तो मोदी भक्त भाजपाई है, लेकिन वो इस बार वोट डालने के लिए नहीं जा। तो एक तो वजह ये। तीसरी वजह ये है कि वही जो आपने कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव, दहशत में रहे। पहले ही उन्होंने एक ही परिवार के 4 अगर सदस्य हैं तो 4 में से 3 लोगों के अलग अलग जगहों पर पोलिंग बूथ है वहां वोट डालने के लिए, ऐसे ही आपने इतना प्रताड़ित कर रखा है। और अगर वो वोट डालने के लिए जा रहा है तो आप ये उस पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन दीपक जी, चुनाव आयोग के लिए कि श्रीमान जी आप इतना दबाव मत डालिए, प्रशासन आप इतना दबाव मत डालिए कि लोग फिर डरना भूल जाए। संभल में क्या हुआ था, जहां लाठी चार्ज हुई, जहां डराने की कोशिश हुई, वहीं पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई जी। तो ये उत्तर प्रदेश है। आज की तारीख में दलित और मुस्लिम ये 2 समुदाय हैं, बड़े समुदाय। एक की आबादी 21.5%, दूसरा 19 से 20%। ये 2 समुदाय ऐसे हैं जो डर, लाठी किसी को भी नहीं डरने वाले हैं। वो डालने जा रहे हैं और वो वोट जहां भी डाल रहे हैं वो अपने अधिकार के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, ये सारी उनकी जद्दोजहद है जो डेमोक्रेसी में तमाम संस्थाओं की ड्यूटी है कि वो वोट डालें। लेकिन डराने की कोशिश, किसी को चार्ज करने की कोशिश और किसी को इस तरह से दहशत में रखने की कोशिश, मुझे लगता है कि ये दिक्कत तलब है। इसके बारे में प्रशासन को समझना चाहिए। क्या समझना? जी समझ गया। कुर्बान अली साहब, एक उम्र आपने बिता दी खबरों के बीच में और तमाम चुनाव आपने कवर किए। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो मुस्लिम इलाकों में गश्त हो रहा है, पुलिस गश्त कर रही है, पैरामिलिट्री गश्त कर रही है, ये अमन चैन है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है जो पुलिस कह रही है, या फिर ये एक दबाव है, प्रेशर है? हमारे अजीज दोस्त हैं रविकांत जी, और आमतौर पे हमारी और इनकी एक वैचारिक सहमति रहती है, लेकिन मैं आज इनसे थोड़ा सा असहमत होते हुए ये कहना चाहूँगा कि दलितों का तो मुझे नहीं पता कि वो कितने बहादुर हो गए हैं, लेकिन
अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों के बारे में मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से जो इंटिमिडेशन, दहशत और डर बैठाने का काम खास करके उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में किया गया है, ये उसका ही एक नतीजा है, एक कल्मिनेशन भी कह सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पिछले चुनाव में रामपुर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ शहर में पुलिस की गश्त शांति के लिए नहीं थी और चुनाव आयोग के निर्देश के तहत नहीं थी, बल्कि वो रूलिंग पार्टी के समर्थन में ये धमकाते हुए पुलिस वाले निकल रहे थे कि घरों से नहीं निकलना है। यानी आपने एक तरीके से डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया मुसलमान वोटरों को वोट देने से। मतलब अभी शायद वोटर लिस्ट से नाम काटने का, और जहां बस चला है वहां काट भी दिए गए हैं, लेकिन जिनके नाम हैं उनको वोट देने से कैसे रोका जाए, इसकी एक दो मिसाल नहीं है। कैराना से लेकर के मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, रामपुर और आपके ईस्टर्न यूपी में। और एक और इसमें बीच में हुआ एक शो जो सामने आया कि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट बुर्कापोश औरतों को जाकर के उनका आइडेंटिटी कार्ड देख रही है। ये काम तो आपका नहीं है। और अभी यही बात कल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है कि दिल्ली में साहब बुर्कापोश जो औरतें हैं उनकी जरा जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि डर ये है कि वो शायद बोगस वोटिंग ना कर दें। ये बात पहली बार, और वो भी एक रूलिंग पार्टी की तरफ से सामने आई है। और उसकी वजह क्या है? जब देश का प्रधानमंत्री बिना कोई लिहाज पास किए हुए ब्लेटेंट कम्युनल तरीके से कह रहा हो, हिंदू मुसलमान कर रहा हो, हर मीटिंग में कर रहा हो, और उसके बाद उसी मुस्तैदी के साथ झूठ बोलते हुए कि मैं अगर हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन मेरा खत्म हो जाएगा और मैंने तो कभी नहीं किया, और उसके बाद भी फिर 3-4 दिन बाद कर दी। और इतना झूठ आपने जिस संविधान की कसम खा के आप इस पद पर बैठे हो, खैर उसमें आपसे ये उम्मीद तो नहीं की जाती कि आप बिना राग और द्वेष के काम करोगे, क्योंकि ये आपके डीएनए में शामिल है, ये आपकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन आपने रिजर्वेशन के मामले को कि ये कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो ये मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देगी, इतना बड़ा झूठ बोला है। दीपक जी, आप जानते हैं इस देश में जाति और धर्म के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम है तो वो बौद्ध दलित और सिख दलित का आरक्षण खत्म करके दिखाए, लेकिन उसी बिना पर मुस्लिम दलित और क्रिश्चियन दलित को आरक्षण नहीं दिया जाता, क्योंकि तमाम सेक्युलर पार्टियों ने, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, और बड़े जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने ये एफिडेविट दिया 351 के सवाल पर कि चूंकि ये ईसाई और मुस्लिम समुदाय ये देशज नहीं है, ये बाहर से आए हुए धर्म है, इसलिए इनके लोग चाहे वो पाखाना साफ करने का ही काम करते हो, हम उन्हें दलित नहीं मान सकते। तो ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में जो आपकी ये चर्चा का विषय है कि ये इंटिमिडेशन करने की बात है आम गरीब मुसलमान, क्योंकि अब तो सीधे सीधे ये दिखाया जा रहा है कि देखिए बुलडोजर है और बुलडोजर को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो अभी तक मिली नहीं है, और आपने जहां चाहा है वहां चलाया है। तो आप इस चुनाव में भी कि चूंकि मुस्लिम मतदाता कई जगह समीकरण बदल देते हैं और उस समीकरण से सरकारें बनती रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो पिछले 30 वर्षों में, तो वो मंडल को तो उन्होंने अपने ढंग से अप्रोप्रिएट किया कि तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अपने गठबंधन में भी शामिल कर लिया। अब मुस्लिम वोट को कैसे रिलेवेंट किया जाए, क्योंकि मुस्लिम जब दलित और पिछड़े के साथ मिलता है तो ये हमारा सफाया कर देता, इसलिए वो डंडा पटखा करके और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पोलिंग बूथ के नजदीक मत आओ। नहीं, मत जी जी जी। एक सवाल यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत जी, क्योंकि आपका नेटवर्क उत्तर प्रदेश में लाजवाब है, बेजोड़ नेटवर्क आप रखते हैं, और कभी इस जिले में कभी उस जिले में, क्या ये जो लाठी है या सख्ती है, चलिए मान लिया अमन चैन के लिए है, क्या इसके बावजूद आपको दिख रहा है कि मुसलमान जो है वो पोलिंग सेंटर पे जा रहा है और मुसलमान और दलित दोनों पोल कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं?
देखिए दीपक जी, ये दलित और मुस्लिम दोनों ही तबकों के लिए वजूद का चुनाव बन गया है, जहां पर रूलिंग पार्टी के तमाम नुमाइंदे ये कह रहे हो कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, और धर्मनिरपेक्षता को लेकर के तो पहले ही बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो चुका है जी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का, और ये तो कांशीराम की धरती है, यहाँ तो सामाजिक न्याय आपको हर दूसरे गांव में दिखाई पड़ेगा। वो दलितों के भीतर चेतना, अम्बेडकराइट मूवमेंट पिछले जो 10 साल से चल रहा है, तो दलितों ने तो ठान लिया है ना वो इस बार अपनी जाति का कैंडिडेट देखना है, और ना ही कोई और मुद्दा उनके सामने है, चाहे धर्म का हो। आप देख तो रहे राम मंदिर का क्या इशू है, कुछ नहीं चल पा रहा है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम है वो भी पूरे हिम्मत के साथ, अब कुर्बान साहब भले ही हमसे असहमत हो, लेकिन मैं तो पूरा देख रहा हूं, ईस्टर्न यूपी से लेकर के बुंदेलखंड होते हुए, लखनऊ होते हुए, और अब पूर्वांचल पूर्वांचल में आपने जो किया गाजीपुर में, वो गाजीपुर का मैसेज क्या जा रहा है कि वहां पे आपका सफाया होने जा रहा है, और ये दोनों ही समाज, इस पे थोड़ा और आप जोड़ लीजिए, 8% करीब होगा यादव आबादी, जो कुर्मी उसके साथ जुड़ा हुआ है उसे आप जोड़ लीजिए 6% जोड़ लीजिए, निषाद, केवट, बिंद, ये कश्यप, ये कम से कम, जिसको 5 टिकट दिया अखिलेश यादव ने, ये कम से कम 5 से 6 नहीं बल्कि ज्यादा है, तो 50% से ज्यादा तो केवल यही हो रहा है। तो ये जो बौखलाहट है रूलिंग पार्टी की, वो ये है कि ये वोटर वहां तक ना पहुंच पाए, और जो ये वाला बैठा हुआ है जो बहुत नाराज और निराश है, इसको कैसे प्रेरित किया जाए। तो मैंने कहा ना कि 11 बजे लाठी चार्ज होता है, क्योंकि वो वीडियो फिर दिखाए जाते हैं शाम को, ताकि वो उठ करके जाए यहां से, लेकिन वो भी इस बार बेहद निराश है, और मुझे लगता है कि वही बौखलाहट, वही निराशा दिखाई पड़ रही है इस लाठी चार्ज में। कुर्बान साहब, एक चीज यहाँ पर ये पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है, जो प्रोफेसर साहब ने बात कही कि अगर 19% मुस्लिम और 21% दलित और 7-8% यादव, ये एक एन ब्लॉक जा रहा है, और कुछ जातियां और टूट रही हैं, जैसे इन्होंने कुर्मी कुछ स्प्लिट कर रहा है, कहीं कहीं कुशवाहा स्प्लिट कर रहा है, कहीं कहीं निषाद स्प्लिट कर रहे हैं। अगर ये स्प्लिट हो रहा है, बसपा कमजोर हो रही है और वो वोट जा रहा है, आपको लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है, वोट्स का कंसोलिडेशन है, और जो हमें परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्या इससे अमित शाह और मोदी कहीं ना कहीं बेचैन है और उनको लगता है कि बाजी पलट सकती है? मैं बड़े अदब के साथ दीपक जी अर्ज करूंगा, और रविकांत जी इस बात के गवाह हैं, पिछले उत्तर प्रदेश के चुनावों के समय में भी मेरी ये लाइन थी कि जो कंसोलिडेशन हो रहा है हिंदू वोट का, उसके मुकाबले में ये दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, जो आप इसे वोट बैंक कह लीजिए या जो कहें आप, वो बहुत पीछे चला जाता है, बहुत कमज़ोर हो रहा है। और उसमें भी हमने अभी तक के पिछले 4 चुनावों में 2014, 2017, 2022, 2024 ये देखा है कि पिछड़ी जातियों के काफ़ी बड़े वोट में सेंध लगा दी बीजेपी ने, और जो मंडल के वर्सेस कमंडल होता था उसको अप्रोप्रिएट कर लिया। और मुसलमान की बात देखिए, रविकांत जी ने मुझे जरा गलत समझा, मैं उनसे असहमत किस बात पे हूँ, असहमत इस बात पे हूँ कि उसके डिटर्मिनेशन में तो कोई कमी नहीं है एंटी बीजेपी वोट होने में, लेकिन उसको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, और इतना वो बहादुर नहीं है कि सामने पुलिस का डंडा चल रहा हो तब भी वो खड़ा रह जाए। कुछ जगह पे कोशिश हुई, लेकिन आप 10 जगह की तरह की तो बेईमानियां हो रही हैं। अंदर मशीन पे वोटर को फर्जी आवाज सुना दी जाती है कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। ये अलीगढ़ में हुआ है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे परिवार के सदस्यों के सामने ये हुआ है। तो वो डिटर्मिनेशन नहीं रह पाता है, आम आदमी बहुत डरता है। और उत्तर प्रदेश की और योगी की पुलिस से तो आप जानते हैं, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो दीपक जी आपका सवाल था कि मुझे अभी भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ब्लेटेंट मेजोरिटेरियन कम्युनल कार्ड खेला है इस देश में पिछले 10 साल से, बहुत ही बेशर्मी के साथ वो खेलते आए हैं, उसमें अभी मुझे कोई कमी होती हुई नजर नहीं आती। आई विश एंड प्रे कि मैं गलत साबित हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे खुशी होगी कि मैं गलत साबित हूं। एक्सपर्ट से ही पूछ रहे थे, एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, समय भी समाप्त हो रहा है, मैं बहुत संक्षेप में जवाब चाह रहा हूं। कुर्बान अली साहब बीबीसी के हैं, बड़े पत्रकार हैं और हिंदुस्तान को समझते हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, ये कह रहे हैं कि साहब कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है,
रविकांत साहब, क्या कंसोलिडेशन हो रहा है? क्या बसपा का वोट टूट रहा है? वो बजाय अमित शाह के इधर आ रहा है, साइकिल पर आ रहा है। क्या बसपा का वोट टूट रहा है? कुछ अति पिछड़े टूट रहे हैं, यादव एन ब्लॉक जा रहा है, दलित टूट रहा है, मुस्लिम एन ब्लॉक जा रहा है। क्या ये गोल्डन कॉम्बिनेशन बन रहा है, या जो कुर्बान साहब कह रहे हैं नहीं बन रहा है? नहीं, मैंने कहा उसके मुकाबले में बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक है वो ज्यादा कंसोलिडेट हो गया है, और इसलिए उसका परसेंटेज लगातार 4 चुनावों में जारी रहा है। मैं ये कह रहा हूँ। रविकांत जी देखिए, कुर्बान साहब की बात अपनी जगह है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन असल में जिसको वो हिंदू कंसोलिडेशन कह रहे हैं वो है ही नहीं। मैं इससे बराबर इनकार करता रहा। उसमें एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए चूंकि वो बहुसंख्यक नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं मानता हूं। दलित की अपनी आइडेंटिटी है, ओबीसी की अपनी है, लेकिन इसमें से कुछ तबके हैं जो थोड़ा सा धर्म के नाम पर वोट करते थे, लेकिन अधिकांश जो वोटर है वो जाति की वजह से वोट करता है। आपने 14 का इलेक्शन देखा, 19 का देखा, आपने 22 का देखा। बीजेपी के चुनाव जीतने की बड़ी वजह थी अति पिछड़ा जातियों को प्रतिनिधित्व देना। पिछड़ों में खास करके जो नॉन यादव है उसमें कुर्मी, मौर्य और कश्यप यानी निषाद, इन जातियों को अपने साथ जोड़ करके प्रतिनिधित्व देना। वही उन्होंने दलितों में किया था, नॉन जाटो दलित को वो लेकर के आए थे। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो बीजेपी के जीत का मूल मंत्र था। वो हिंदू कंसोलिडेशन मैंने धर्म के आधार पर नहीं था। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर धर्म के आधार पर हिंदू कंसोलिडेशन करने का मादा बीजेपी और आरएसएस रखती है तो इस समय हालात क्यों खराब है? अब दलित क्यों नहीं जा रहा है? जैसे ही अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग दुरुस्त की है, इस बार 11 टिकट उन्होंने कुर्मियों को दिए हैं, 7 टिकट पासी को दिए हैं, 6 टिकट उन्होंने आपके मौर्य को दिए हैं, 5 टिकट उन्होंने निषाद को दिए। मैं पूरा गिना सकता हूं, राजभर, बिंद, चौहान, केवट, ये सारे जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है, 2 सामान्य टिकटों में उन्होंने दलित प्रत्याशी उतारे हैं और ये दोनों ही प्रत्याशी जीत रहे हैं। माने फैजाबाद में भी जीत रहा है और मेरठ में भी। ये जो सोशल इंजीनियरिंग है असल में प्रतिनिधित्व जो कांशीराम की पूरी पॉलिटिक्स रही उत्तर प्रदेश में, उसमें जातियों की राजनीति ज्यादा उभरी है और मुझे लगता है कि वही करिश्मा बीजेपी ने किया था और इस समय वही फेल हो गया है। धर्म के आधार पर कंसोलिडेशन हिंदुओं में उस तरह से नहीं है। चलिए प्रोफेसर साहब, आपका ये कहना है कि वो जो 40-42% ओबीसी ईबीसी है, कभी इसको बीजेपी ले जाती है, कभी इसको मायावती ले जाती है, कभी इसको अखिलेश यादव ले जाते हैं, फ्लोटिंग वोटर हैं, जो चाहे वो ले जाए। इस बार आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है, संविधान और तमाम कारण है। आखिरी क्वेश्चन और एक एक लाइन का मैं जवाब चाहूंगा। क्या कुर्बान साहब आपकी पारखी आंखों को कोई उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार दिख रही, खासकर दूसरे तीसरे चरण के बाद? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप असल में मैं इस बहस में अभी रविकांत जी से नहीं पढ़ना चाहता, इसकी तो बात हम 4 समय कम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2014, 2017, 2019 और 2024 भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। रविकांत जी जरा ये बता दें। और अगर ये लगता है कि ये साहब हिंदू कंसोलिडेशन नहीं है और इसमें 2019 के इलेक्शन में अगर दलित वोट बीजेपी को गया, यादव वोट बीजेपी को गया, तो वो भी गलत था, सही नहीं था, तो फिर बहस नहीं हो सकती। बहस इसलिए है कि लगभग 50% वोट भारतीय जनता पार्टी कहां से हासिल कर रही है और उसके मुकाबले में 30-35% वोट क्यों रह जाता है सारा ये कंसोलिडेशन होने के बाद में जो उन्होंने अभी गिनाया। तो फिर मैं आपको बुलाऊं, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होने वाला है। मुझे लगता है मैं गलत साबित हूं, मुझे खुशी होगी, लेकिन बीजेपी 50 से ज्यादा सीट जीत रही है। समय कम है, वरना मैं जाहिर तौर पर आपकी तजुर्बे को देखकर और इनकी जो एक्सपर्टाइज को देखकर रविकांत साहब की मैं जरूर आपको मौका देता। समय की कुछ मजबूरियां होती हैं। आखिरी अंतिम लाइन रविकांत साहब ये कह रहे हैं कि इनको खुशी होगी अगर इनकी बात गलत साबित हो। क्या इनकी बात गलत साबित होने जा रही है रविकांत? डेफिनेटली इस बार होने जा रही है। और पहले ही फेज के चुनाव से जो बहुत साइलेंट एक लहर काम कर रही है, लोग बेहद परेशान हैं और महंगाई, बेरोजगारी 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। उस पर संविधान वाला इशू है, दलितों के भीतर है
और मुस्लिम का तो अपना है ही वो, लेकिन जी जो ओबीसी में एक तरह से अखिलेश यादव से अलमारी की है, वो एक बड़ा फैक्टर होने जा रहा है चुनाव का। और जी मुझे लगता है कि बदलाव की बयार पूरी तरीके से बह रही है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को देखना नहीं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत साहब आपका। आपने कहा कि बयार बह रही है, और मुझे लगता है कि बहुत सी तस्वीरें जो हमने फूलपुर में देखी, इलाहाबाद में देखी, या फिर आजमगढ़ में देखी, वो जो भीड़ का जो जज्बा है वो कुछ परिभाषित कर रहा है। और जहां तक कुर्बान अली साहब की बात है, कह रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा दिखता नहीं है, मुझे अभी भी कहीं ना कहीं शक है। और इन्होंने कहा कि अगर साहब मेरी बात गलत हो तो मुझे खुशी हो सकता है कि और रविकांत जी के मुंह में घी शक्कर। जी, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब, आप आए और आप जैसे तजुर्बे वाले अखबार नवीस आए तो थोड़ा सा जो वजन है वो बढ़ता है। आज आपने वजन बढ़ाया खैर बहस का। रविकांत साहब बेबाकी से आप बोलते हैं, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर योगी जी के घर से रहते हैं, बीच में बस गोमती बह रही है, गोमती के किनारे पर योगी आदित्यनाथ है और यूनिवर्सिटी कैंपस में आप है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हिम्मत से बोलने का, और आपको मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ रविकांत साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।